नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, द्विबीजपत्री मूल अर्थात डाइकोट रूट। द्विबीजपत्री मूल की संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और द्विबीजपत्री मूल में पाए जाने वाले प्रत्येक भाग का क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें उदाहरण के तौर पर हम आज चने की मूल के बारे में अध्ययन करेंगे। चने की जो मूल की जो आंतरिक जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। मैंने रेखांकित डायग्राम बनाया है। इसके प्रत्येक भाग की चर्चा हम आज की ऑनलाइन क्लासेज में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चने में पाई जाने वाली जो मूल है उसका जो पहला जो भाग है वो कौन सा होता है। पहला भाग है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? बाह्य त्वचा। तो चने की जो मूल की जो आंतरिक संरचना है इसमें आपको सबसे बाहरी छोर पर जो मूल रोम से सटी हुई एक परत दिखाई दे रही है, ये पतली जो परत है वो क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा कहलाती है। बाह्य त्वचा जो होती है, ये बाह्य त्वचा सबसे प्रथम भाग पर पाई जाती है, सबसे ऊपरी परत होती है और इसकी संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है। ये लंबी कम बल्कि चौड़ी अधिक होती है और ये एक पतली परत होती है। इनको हम साधारणतया अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका काट लेने के पश्चात हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका काट लेकर के इसकी आंतरिक संरचना को आसानी से देखा जा सकता है। इस जो बाह्य त्वचा होती है, इस बाह्य त्वचा में कुछ विशिष्ट संरचनाएं नहीं पाई जाती और ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। बाह्य त्वचा से ऊपर आपको ये 3 मैंने मूल रोम बनाए हैं, रूट हेयर। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य है। जो मृदा में पाई जाने वाली जो नमी है उसको ये ऑब्जर्वेशन करते हैं अर्थात अवशोषित करते हैं। अवशोषित करके और ये जड़ को प्रदान करते हैं ताकि इनको जो पानी की और खनिज लवणों की जो आपूर्ति है वो संपूर्ण पादप के प्रत्येक भाग में नियमित रूप से वितरित हो जाए। तो इस कार्य के लिए इसका मुख्य जो योगदान होता है वो रूट हेयर का होता है। बाह्य त्वचा के बाद में हम बात करेंगे कोरटेक्स। कोरटेक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वल्कुट। वल्कुट कहते हैं। अब वल्कुट की जो संरचना होती है वो अनियमिताकार होती है, गोलाकार होती है, बहुभुजाकार, षटभुजाकार या आयताकार संरचना पाई जाती है। ये जो वल्कुट होता है, ये वल्कुट बाह्य त्वचा से जस्ट नीचे यानी कि बाह्य त्वचा से ठीक नीचे पाया जाता है और अंतस त्वचा तक पाया जाता है। आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से इसको रेखांकित किया है ये सारा क्या है? वल्कुट है। ये बाह्य त्वचा से ठीक नीचे पाया जा रहा है और कहां तक पाया जा रहा है? एंडोडर्मिस यानी कि अंतस त्वचा तक। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि द्विबीजपत्री तने की जो जड़ की संरचना है उस संरचना में वल्कुट की स्थिति क्या है। तो वल्कुट की स्थिति क्या हो गई? बाह्य त्वचा से लेकर के और अंतस त्वचा के बीच में अनियमिताकार, बहुभुजाकार, गोलाकार या अंडाकार या आयताकार जो संरचनाएं पाई जाती है उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोरटेक्स कहते हैं यानी कि वल्कुट कहते हैं। वल्कुट क्या करता है? वल्कुट का मुख्य जो कार्य होता है वो वायु स्थानों की उपस्थित होता है। इसमें आप देख रहे होंगे गोलाकार जो संरचनाएं हैं इनमें बीच में ये रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। इन रिक्त स्थानों को क्या बोलते हैं? वायु अवकाश। अर्थात इनमें 4 वल्कुटों के मध्य यानी कि 4 ये जो कोशिकाएं हैं वल्कुट की, इन कोशिकाओं के मध्य जो जगह पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? अंतरा अवकाश या वायवीय अवकाश।
तो ये वायवीय अवकाश पाए जाते हैं। वलकुट का मुख्य कार्य क्या होता है? जो जड़ की आंतरिक संरचना है उसको एक व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करने का होता है। व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करने का मुख्य जो कार्य होता है वो किसका होता है? वलकुट का होता है। तो इस प्रकार ये वलकुट की संरचना हो गई। अगला भाग लेते हैं। तीसरा जो भाग है वो क्या है? अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा, ये अंतस्थ त्वचा हो गई। अंतस्थ त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। आपको ये डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, एंडोडर्मिस, अंतस्थ त्वचा। तो ये जो अंतस्थ त्वचा होती है, ये अंतस्थ त्वचा आंतरिक भाग में पाई जाती है और वलकुट के ठीक नीचे वाले पार्ट में पाई जाने वाली एक पतली जो परत होती है वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा कहलाती है। अंतस्थ त्वचा से सटा हुआ जो भाग होता है वो होता है पेरीसाइकिल। हिंदी में पेरीसाइकिल को बोलते हैं परिरंभ। तो परिरंभ ठीक इसके नीचे पाया जाएगा। उसके बाद में हम बात करें तो अंतस्थ त्वचा के पास में ही जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं, जिनका वर्णन हम अभी आगे करेंगे। तो अंतस्थ त्वचा का मुख्य कार्य क्या हुआ? जाइलम, फ्लोएम और परिरंभ की सुरक्षा प्रदान करने का जो मुख्य कार्य है वो किसका है? इस एंडोडर्मिस का है। ये आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, एंडोडर्मिस, ये अंतस्थ त्वचा है। तो अंतस्थ त्वचा का कार्य पता चल गया हमारे को। अंतस्थ त्वचा का मुख्य जो कार्य होगा वो क्या होगा? जो आंतरिक भाग में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल है अर्थात संवन बंडल, उनकी रक्षा का दायित्व किसका है? एंडोडर्मिस का है। उसके बाद में चौथा जो पार्ट है, चौथा जो भाग है वो कौन सा है? परिरंभ। परिरंभ, परिरंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, ये चौथा पार्ट आ गया हमारा परिरंभ, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल की परिभाषा की बात करें तो पेरीसाइकिल की परिभाषा क्या होगी? अंतस्थ त्वचा से ठीक सटा हुआ पतला जो भाग है वो क्या कहलाता है? पेरीसाइकिल कहलाता है। और इस पेरीसाइकिल और अंतस्थ त्वचा को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की इतनी आवर्धन क्षमता या दृष्टि की जो क्षमता होती है वो नहीं होती, जिस कारण से हमारे को परिरंभ और अंतस्थ त्वचा वो एक ही संलग्न त्वचा या एक परत दिखाई देती है, परंतु हम इसको साधारण सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि परिरंभ का जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा? परिरंभ में जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं क्या करती है? एंडोडर्मिस को मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद में पांचवा जो भाग है वो क्या है? वैस्कुलर बंडल यानी कि संवहन बंडल। संवहन बंडल, ये संवहन बंडल हो गया, वैस्कुलर बंडल। संवहन बंडल की बात करते हैं विद्यार्थियों, आप जानते हो कि संवहन बंडल में किस किस की गणना की जाती है? जाइलम आता है, फ्लोएम आता है और मुख्य यही भाग होते हैं। कुछ पादपों में होता है कि जाइलम और फ्लोएम के मध्य एक कैम्बियम यानी कि ऊतक पाया जाता है, परंतु हम बात कर रहे हैं अभी चने में द्विबीजपत्री जो मूल है चना, उसकी संरचना की बात कर रहे हैं। तो संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जो होगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जाइलम। ये जाइलम मैंने रेड कलर के बनाए हैं, तो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो संरचना है वो संरचना मोटी है, जबकि क्रमशः ये पतली पतली होती जा रही है।
तो मोटी जो संरचना है, गोलाकार जो संरचनाएं हैं या आयताकार जो संरचनाएं हैं, उनको मेटाजाइलम कहते हैं। और जो छोटी वाली संरचना है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। तो इस प्रकार जाइलम कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम की जो संरचना होती है, आकार होता है, जो व्यास होता है वो छोटा होता है, जबकि मेटाजाइलम का जो व्यास होता है वो बड़ा होता है। तो ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम हो गए। उसके बाद में आपको इसके पास में ही हरे रंग के मैंने इसको रेखांकित किया है, तो ये क्या है? फ्लोएम पाए जा रहे हैं। जाइलम का मुख्य जो कार्य वो क्या होगा? वो जल का संवहन करना होगा, जल को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य अर्थात वितरित करने का कार्य किसका होगा? जाइलम का होगा। ठीक उसी प्रकार फ्लोएम जो है, फ्लोएम रेखांकित छोर पर अत्यधिक संगठित रूप में संरचनाएं पाई जाती है और ये संरचनाएं 2 जाइलमों के मध्य पाई जाती है। ये आपको रेड कलर के जाइलम जो दिखाई दे रहे हैं इसके बीच में पाई जा रही है ये संरचना, ये फ्लोएम है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होगा? खाद्य पदार्थों का और खनिज लवणों का संचय करना, उनका अवशोषण करना। उन पादप में प्रत्येक भाग, जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल, इन सभी भागों में फ्लोएम खनिज लवण और जो मुख्य जो खनिज लवण हैं और इसके अलावा जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण करने का कार्य करेंगे। तो ये जाइलम और फ्लोएम की संरचना हो गई। उसके बाद में लास्ट जो है, लास्ट हमारा भाग है वो क्या है? पित्त यानी कि मज्जा। मज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। अब पित्त की बात करते हैं। पित्त जो है वो सबसे अंतिम भाग है। इस जड़ की संरचना का सबसे अंतिम भाग होगा वो कौन सा होगा? पित्त होगा। तो ये जो पित्त पाया जाता है, ये जाइलम और फ्लोएम, इन का जो गोलाकार ये जो घेरा दिखाई दे रहा है आपको, ये गोलाकार घेरा दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो बीच वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, ये बीच वाली संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। पित्त को हिंदी में क्या कहते हैं? मज्जा। इस मज्जा में क्या पाई जाती है? मेडुलेरी रेज पाई जाती है, मृदूत की कोशिकाएं पाई जाती है। इनकी यदि कुछ पादपों में जो द्विबीजपत्री जो जड़ें हैं उनमें साधारणतया जो मज्जा होती है वो जनरली अनुपस्थित होती है, परंतु कुछ पादपों में मज्जा बहुत छोटी पाई जाती है। हालांकि चने की जड़ की बात करें तो इसकी भी आंतरिक संरचना में जो मज्जा होती है वो अस्पष्ट दिखाई देती है और छोटी दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये मज्जा हमारे को दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर जो चने की आंतरिक जो जड़ की जो संरचना है उसमें मुख्य भाग हो गए, रूट हेयर हो गया, जलावशोषण का कार्य हो गया, एपिडर्मिस बाहरी त्वचा हो गई है, कोर्टेक्स ये एपिडर्मिस से लेकर और एंडोडर्मिस इसके बीच में जो संरचना पाई जा रही है इसको हमने वल्कुट नाम दे दिया। उसके बाद में एंडोडर्मिस है, अंतस्त्वचा जिसको बोलते हैं, ये भी गोलाकार संरचना है और इसका मुख्य कार्य क्या होगा? वही आंतरिक जो भाग है जाइलम, फ्लोएम, परिरंभ, इनकी रक्षा का कार्य है। उसके बाद में आ गया आपके परिरंभ आ गया। परिरंभ इससे सटा हुआ भाग है अंतस्त्वचा से। उसके बाद में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, अभी बताया था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों का जो मुख्य जो कार्य होता है जलावशोषण का कार्य होता है। और फ्लोएम यानी कि फ्लोएम का मुख्य कार्य खनिज लवणों और खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनका संचय करना, उनका वितरण करना सभी पादप के मुख्य भागों तक। और लास्ट में हो गई पित्त यानी कि मज्जा हो गई। तो मज्जा जनरली द्विबीजपत्री जड़ों में अनुपस्थित होती है, परंतु कुछ पादपों में इसकी जो संरचना होती है वो अत्यधिक छोटी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जो द्विबीजपत्री जो पादप है उसकी जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया,
अब विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रतिवर्ष जो परीक्षाएं होती है, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं, उनमें प्रश्न किस प्रकार से आता है। उनमें आपके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें यही पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री प्रारूपिक जो मूल है उसकी संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए या विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हमारे को परीक्षा की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे को सारी ये संरचना बनानी है और संरचना में प्रत्येक जो भाग है उसको रेखांकित करना है। रेखांकित करने के पश्चात ये सारे जो भाग हैं, इन भागों के बारे में बताना है कि रूट हेयर का क्या कार्य है, एपिडर्मिस का क्या कार्य है, कोर्टेक्स का क्या कार्य है, एंडोडर्मिस का क्या कार्य है। सारे भागों का हमारे को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है और इसकी जो सूक्ष्म टिप्पणियां हमारे को 2-3 लाइन में प्रत्येक भागों की देनी है। उसके बाद में इसका डायग्राम बना करके और हमारे को विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करना है। तो इस प्रकार हमारे जो परीक्षाएं होती है उसमें ये प्रश्न आते हैं। कई बार क्या होता है, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि द्विबीजपत्री जो मूल है उसमें मज्जा उपस्थित होती है या अनुपस्थित। तो अभी मैंने बताया था कि जनरली ये इसमें अनुपस्थित होती है, परंतु कुछ पादपों में छोटी और अस्पष्ट पाई जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जाइलम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम होते हैं, इसमें दोनों की संरचनाएं अलग अलग। और परिरंभ क्या इसमें पाया जाता है, एंडोडर्मिस की स्थिति क्या है, कोर्टेक्स का जो आकार होता है, व्यास होता है, वो किस प्रकार का होता है। अभी बताया था गोलाकार, अंडाकार, अनियमिताकार या आयताकार होता है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री जो मूल है, चने की मूल है, उसमें क्या कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। तो आपको बताना है इसमें कैस्पेरियन पट्टियां भी पाई जाती है, लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है, सुबेरिन का स्थूलन पाया जाता है और उस स्थूलन को ही कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार ये भी पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री जो चने की जो मूल है उसमें रूट हेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अपने को बताना है कि जल का अवशोषण करना है इसका, और जल का अवशोषण करके ये सभी भागों तक डिस्ट्रीब्यूट अगले भागों तक पहुंचा देती है। एपिडर्मिस की स्थिति क्या होती है, सबसे बाहरी भाग होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस या बड़े जो लघुत्रात्मक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो राजस्थान में स्थित सभी विश्वविद्यालयों द्वारा हर वर्ष कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना है और परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन आए तो जिस प्रकार से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है, जिस प्रकार से मैंने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करके आपको बताया है, उस प्रकार से आपको इसको परीक्षा में भी करना है। तो आज की कालांश अभी तक ठीक है और आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।